हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 और 6 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड पॉलिसी इश्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 के एक और इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां हम डिस्कस करेंगे एमआर कर्व को थोड़ा सा और डीप में। तो एमआर कर्व का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूं। जिसने अब तक इस चैप्टर की पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं पहले जाके वो वाली वीडियोस देख लेना, और मैं तो कहूंगा पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो को टॉपिक वाइज ही देखा करो, सीरीज वाइज देखा करो, ताकि हर एक कंसेप्ट जो है आपको टॉपिक वाइज के होते चले जाएं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि पिछली वीडियोस का जो कंटेंट है उसका यूज हम आने वाली वीडियोस में भी करते हैं, तो जिनको टॉपिक्स अच्छे के लिए नहीं होंगे तो उनको आने वाली वीडियो समझने में दिक्कतें हो सकती हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो है यूज ऑफ एमआर कर्व द केस ऑफ एन इन्फ्लेशन शॉक, जहां पे हम ये समझते हैं कि हम जो है एक एमआर कर्व को यूज कैसे कर सकते हैं एंड द केस ऑफ एन इन्फ्लेशन शॉक। और ये केस ऑफ इन्फ्लेशन शॉक क्या है, यानी कि इन्फ्लेशन शॉक का मतलब क्या होता है। देखो हम लोगों ने एक बात करी थी किसकी, डिमांड साइड की, अगर आपको लोगों को याद हो तो फ्लिप्स कर्व के अंदर है ना, सप्लाई साइड की बात भी करी, डिमांड साइड की बात भी करी। तो डिमांड साइड जब भी हमारी इंक्रीज करती है, क्योंकि डिमांड साइड का मतलब क्या है कि कंज्यूमर जो है वो अलग अलग गुड्स की अलग अलग सर्विसेज की टाइम टू टाइम डिमांड करते रहते हैं, और जब भी वो डिमांड एक्सेसिव लेवल पर रीच कर जाती है तो उसी को हम पता है क्या बोलते हैं, डिमांड शॉक। क्योंकि जब भी एग्रीगेट डिमांड राइज करेगा, एग्रीगेट डिमांड के राइज करने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो क्या हो रहा है, अब राइज करने वाला है, और यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन शॉक। क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस राइज करेंगे, और प्राइस राइज करने का कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन शॉक। तो बात है कि भैया हम एमआर कर्व को यूज करके इस इन्फ्लेशन शॉक को सोल्व कैसे कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, एमआर कर्व का मतलब क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे ज्यादा इफेक्टिव टूल क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। वो सब हम जो है काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट यानी कि जो लोगों को या तो ब्याज मिलता है फिर ब्याज देना पड़ता है। अब इंटरेस्ट रेट की हेल्प से हम जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो क्या करते हैं, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। अब बात है भाई मनी सप्लाई कंट्रोल कैसे होगी, तो भाई मनी सप्लाई के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि देखो एग्रीगेट डिमांड राइज कर रहा है, एग्रीगेट डिमांड राइज करने का मतलब क्या है कि लोगों के पास पैसा बहुत है, लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि बिना पैसों की डिमांड तो होगा नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मनी सप्लाई जो है वो हमारी इकोनॉमी में क्या है, ज्यादा है। मनी सप्लाई की वजह से ही डिमांड जो है बढ़ती है, और अगर मनी सप्लाई कम कर दी गई तो डिमांड अपने आप ही आ जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। और मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए सबसे इफेक्टिव मेथड होता है इंटरेस्ट रेट, कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, अब उसमें होता क्या है, तो जो लोग लोन लेना चाहते हैं, यानी कि जो लोग बोरोवर्स हैं, जो लोग लोन लेते हैं अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उनके लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा पड़ जाएगा। तो लोन लेना महंगा पड़ गया तो वो लोन लेना कम कर देंगे, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं मनी सप्लाई जो है कंट्रोल में आ सकती है, लोगों को पैसा मिलेगा नहीं उधार पे, तो पैसा कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। मनी सप्लाई कंट्रोल में आ जाएगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो है कंट्रोल हो जाएगी, जिस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है। और ये सिर्फ बोरोवर्स के लिए नहीं है, लैंडर्स के लिए भी है, यानी कि वो लोग भी हैं जो पैसा उधार पे देते हैं। अब जो उधार पे दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने पैसा होल्ड कर रखा है इकोनॉमी के अंदर, उनके पास पैसा है, मनी सप्लाई है उनके पास, तभी तो पैसा उधार पे देते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो लोग भी ज्यादा पैसा जो है इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस तरीके से कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं फिर से जो है मनी सप्लाई कम हो जाती है। यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से ना, चाहे वो उधार लेने वाले हों चाहे वो उधार देने वाले हों, दोनों ही पैसा होल्ड नहीं करते हैं, जिस चीज की वजह से मनी सप्लाई में कमी आ जाती है। और मनी सप्लाई में कमी का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, और एग्रीगेट डिमांड गिर गया तो इन्फ्लेशन रेट अपना भी कंट्रोल में आ जाएगा। अब समझते हैं इस टॉपिक को हम इन तीनों मॉडल के हेल्प से। तो आईएसपीसी एमआर मॉडल कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिस्पॉन्स ऑफ सेंट्रल बैंक टू शॉक। तो आईएसपीसी एमआर मॉडल हमें ये शो करके देता है कि जब भी किसी भी तरह का शॉक आए, चाहे वो इन्फ्लेशन शॉक हो चाहे वो डिफ्लेशन शॉक हो, तो उस पे सेंट्रल बैंक किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल एन इन्फ्लेशन शॉक विच इज सिंपलेस्ट टू एनालाइज, एक इन्फ्लेशन शॉक जो है वो काफी इजी है एनालाइज करना। नेचुरल डिजास्टर, जैसे सपोज करो कई बार क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी फिर है उसको कुछ चीजें समझते हैं। एक तो नेचुरल डिजास्टर आ गया, सपोज करो कोई सा भी, जैसे फ्लड आ गया, ड्रॉट मतलब बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कैन कॉज इन्फ्लेशन शॉक। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन शॉक कॉज कर सकते हैं, दैट रिड्यूसेस एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड रेजेस फूड प्राइसेस। क्योंकि देखो जब भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर होगा, सपोज करो
कि सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई, ऐसे केसेस में क्या होगा, फसल बर्बाद हो जाएगी। और जब कोई भी फसल जो है वो बड़े लेवल पे बर्बाद होगी, इस चीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब फसल की कमी है, लेकिन क्या डिमांड की कमी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फसल या फिर जो फूड क्या है वो है लोगों की बेसिक नीड्स, और वो कभी भी उसकी डिमांड कभी भी जो है यहाँ पे हम कम नहीं कर सकते। तो डिमांड जो है वो सेम लेवल पे है, लेकिन आउटपुट उस लेवल पे जनरेट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो भी फसल बची है ना उसको लोग जो है महंगे प्राइस से बेचेंगे, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है कहीं ना कहीं राइज कर जाएगा। यानी कि ये भी एक तरीका होता है इन्फ्लेशन के बढ़ने का। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। सिंपल सा एग्जांपल क्या कि सपोज करो जैसे कोविड में हुआ। कोविड में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा था जब एक वायरस का एक वर्जन आया था जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड जो है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई थी। जब ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड इकोनॉमी के अंदर बढ़ गई और ऑक्सीजन की सिलेंडर की डिमांड तो बढ़ी, ठीक है, लेकिन क्या सप्लाई उतनी थी? नहीं थी। तो लोगों ने ना मनचाहे प्राइसेस पे, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो एक यहाँ पे जीवन और मौत का सवाल था कि भाई अगर इनको नहीं मिलेगा तो उनकी तो इनिशियली क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन सिलेंडर को एक एज अ अपॉर्चुनिटी देखा, महंगे रेट पे बेचा। क्यों? क्योंकि डिमांड एक्सेसिवली हो रही है लेकिन सप्लाई उतनी है नहीं, इस चीज़ की वजह से। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से आउटपुट लेवल में कमी आती है लेकिन डिमांड में कमी नहीं आती, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन क्रिएट करने का एक अच्छा सोर्स बन जाता है। अब सिमिलरली एक तरीका और है, ट्रेड यूनियंस की हम बात करते हैं। जो हम ट्रेड यूनियंस की बात करते हैं, डिमांड फॉर हायर वेजेस, जो हम बात करते हैं डिमांड फॉर हायर वेजेस की, कि कई बार लोग जो है वो हायर ज्यादा वेज मांगते हैं, कोज इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं इकोनॉमी के अंदर बढ़ जाता है। शॉक नोन एज वेज पुश इन्फ्लेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज पुश इन्फ्लेशन। मतलब यहाँ पे मजदूर जो है वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन कैसे राइज करता है, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। जब वेज बढ़ेगा, अब वेज बढ़ने का मतलब क्या होता है कि भाई हम सब जानते हैं एक प्रोड्यूसर को कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं जो उसे सोसाइटी से मिलते हैं किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। अब मान लो उसने लेबर रखे होंगे काम करवाने के लिए, अब लेबर जो है वो वेजेस की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, वो भी किसकी हेल्प से, वो कर रहे हैं ट्रेड यूनियंस की हेल्प से। अब वेज की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वेज फालतू मांग रहे हैं। तो भाई मालिक भी क्या बोलता है, तुम बढ़वा लो भाई अपनी सैलरी, तुम बढ़वा लो अपनी इनकम। तो वेज बढ़ाया तो उससे क्या बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, कि अब जो है जो चीजें बन रही हैं उस पर खर्चा ज्यादा होने लग गया, क्योंकि सैलरी और वेजेस ज्यादा देनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, वो प्राइस को इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा प्राइस का लेवल, है ना। तो इकोनॉमी में एक चीज और बढ़ेगी, वो क्या बढ़ेगी, प्राइस। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, एक प्रोड्यूसर भी अपना प्रॉफिट क्यों कट आउट करेगा, वो अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो अपने प्राइस के लेवल को बढ़ा देगा कि भाई तुमने बढ़ाया सैलरी बहुत बढ़िया, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो हम प्राइस भी कर देते हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन राइज करने। क्यों? क्योंकि जब प्राइस राइज करेगा तो इन्फ्लेशन तो राइज करेंगे। अब एक चीज और है, एक इंपैक्ट हो रहा है वेज की वजह से। जब वेज रेट क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो सिंपल सी बात है इनके लोगों की इनकम बढ़ रही है। अब लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, लोग डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। और जब लोग डिमांड ज्यादा करेंगे इसका मतलब फिर से क्या बात है, प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये भी एक रीजन होता है वेज की वजह से प्राइस बढ़ने का। तो हमने यहाँ पे दोनों एक्सपेक्ट डिस्कस कर लिए। अब आगे समझते हैं इस चीज को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इकोनॉमी में इन्फ्लेशन जो है वो लगातार राइज करता रहता है। एज्यूमिंग दैट इकोनॉमी इज इनिशियली एट ब्लिस पॉइंट, इकोनॉमी अपने ठीक ठाक पॉइंट पे है, ब्लिस पॉइंट पे, वेयर आउटपुट इज एट इक्विलिब्रियम, जहां पे आउटपुट किसमें है, इक्विलिब्रियम लेवल पे है, यानी कि सब कुछ कंट्रोल के अंदर है। एंड इन्फ्लेशन इज एट टारगेट, और इन्फ्लेशन वो तो होगी, पर इन्फ्लेशन एक नेचुरल रेट से होना, वो होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि इन्फ्लेशन जो है बहुत मतलब किसी तगड़े रेट से बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इन्फ्लेशन एक नेचुरल रेट से ग्रो कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कभी भी किसी भी इकोनॉमी के ऊपर। लेकिन अगर इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वो भी अपने मनचाहे रेट से, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम बनता, दिक्कतें क्रिएट करना शुरू कर देता है। तो एन इन्फ्लेशन शॉक लीड्स टू एन अपवर्ड शिफ्ट इन फिलिप्स कर्व, और जब भी इन्फ्लेशन शॉक आता है तो वो कहीं ना कहीं फिलिप्स कर्व को अपवर्ड शिफ्ट करवा देता है, यानी कि फिलिप्स कर्व जो है हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। जो मैं डिस्कस किया भी था जब मैं आपको पिछली वीडियो में फिलिप कर्व एक्सप्लेन कर रहा था कि फिलिप्स कर्व जो है बनता कैसे है, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि इन्फ्लेशन की वजह से जो फिलिप कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। एज अ रिजल्ट इकोनॉमी मूव्स अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम, अब जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, कॉजिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और यही नहीं, इकोनॉमिकली चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, इनस्टेबल हो जाएंगी। और यहाँ पे काम किसका आएगा, आरबीआई का या फिर सेंट्रल बैंक का, जिनका काम क्या होता है, वापस इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, वापस प्राइस को स्टेबलाइज करना, और उसके लिए वो मेथड क्या यूज करते हैं, अपना इंटरेस्ट रेट।
और भी मेथड होते हैं, पर सबसे इफेक्टिव मेथड ये होता है जो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी के अंदर चीजों को कंट्रोल करता है, जो हम अभी आगे पढ़ने ही वाले हैं। अब पॉइंट क्या आता है? अब पॉइंट क्या आता है? स्टेबलाइज द इकोनॉमी, कि हम जो है इकोनॉमी को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं आफ्टर एन इन्फ्लेशन शॉक द सेंट्रल बैंक, कि अगर सेंट्रल बैंक में किसी तरह की दिक्कतें आई, ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक जो है वो किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर आई हुई दिक्कतों को, इन्फ्लेशन को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है, ठीक है। वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करते हैं वाले पॉइंट। चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि सेंट्रल बैंक जो है वो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्राइस को स्टेबलाइज करता है। तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारे पास, यहाँ पे पहला पॉइंट जो है वो है चूज पोजीशन ऑन न्यू फ्लिप्स कर्व। हम जो है वो नई पोजीशन चूज करेंगे फ्लिप्स कर्व के ऊपर दैट मिनिमाइजेज इट्स लॉस फंक्शन, जहां पे लॉस कम से कम हो। दिस विल हैपन एट अ पॉइंट वेयर एमआर कर्व इंटरसेक्ट न्यू फ्लिप्स कर्व, और ये कब होगा? जहां पे हमारा एमआर कर्व जो है वो क्या कर रहा हो? इंटरसेक्ट कर रहा हो किसको? नए फ्लिप्स कर्व को, ठीक है। हम वो पॉइंट चूज करेंगे। दूसरा, सेंट्रल बैंक मस्ट इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, बात कर चुका हूं इसके पहले ही, क्योंकि जब तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा लोग लोन लेते रहेंगे, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ती रहेगी, इन्फ्लेशन लगातार राइज करता रहेगा। तो यहाँ पे एक तरीका क्या है, जो सेंट्रल बैंक है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से क्या होगा कि लोगों का लोन लेना हो जाएगा मुश्किल, है ना। सपोज करो कि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कि 10% पे लोन मिल रहा है एनुअली है भाई ये, ठीक है, और अगर मान लो 20% कर दिया तो अब जो लोन है वो लोग लेना कम प्रेफर करेंगे, यानी कि मनी सप्लाई जो है यहाँ पे इस तरीके से गिराई जा सकती है। और जब मार्केट में इकोनॉमी में पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड भी नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन अपने आप क्या हो जाएगा? कंट्रोल में आ जाएगा। तो सेंट्रल बैंक मस्ट इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन आईएस कर्व टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या हो जाए? कम हो जाए, एंड हेंस आउटपुट सो एज टू कंटेन इन्फ्लेशन व्हिच हैज क्रॉस्ड द टारगेट एंड ब्रिंग द इकोनॉमी बैक टू ऑन टू एमआर कर्व। और जो हमारा इन्फ्लेशन टारगेट है वो कहीं ना कहीं जो उस टारगेट क्रॉस कर चुका है वापस कहां पे आ जाए? अपने पुराने एमआर कर्व के ऊपर ही आ जाए, यानी कि इस तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं प्राइस को और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट, वो है, अब देखो सब कुछ कंट्रोल में आ गया, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जो मैंने पहले बोली थी कि मॉनेटरी पॉलिसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस चीज को लेकर आती है कि अगर इंटरेस्ट रेट एक बार बढ़ा दिया उसे वापस कम कैसे करना है, उसे वापस कंट्रोल कैसे करना है, ये होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यानी कि रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज यहाँ पे है, सेंट्रल बैंक कैन ग्रेजुअली रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक जो है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करता है इंटरेस्ट रेट को अंटिल आउटपुट राइजेस, जब तक कि आउटपुट जो है वो राइज नहीं कर जाता, ठीक है, आउटपुट राइजेस बैक टू इक्विलिब्रियम, कहां पे चला गया? जब तक वो आउटपुट इक्विलिब्रियम पे ना चला जाए, एंड इन्फ्लेशन फॉल्स बैक टुवर्ड्स इट्स टारगेट, और जो इन्फ्लेशन है तो क्या करें यहाँ पे? फॉल्स बैक टुवर्ड्स द टारगेट, और इन्फ्लेशन जो है तो वही टारगेट में क्या हो जाए? कंट्रोल में आ जाए। यानी कि ऐसे केस में हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है ना उसको हम धीरे धीरे कम करेंगे, एक बार में बढ़ा दिया, बढ़ाया किस लिए? ताकि इन्फ्लेशन को और प्राइस को वापस स्टेबल किया जा सके, और जैसे स्टेबल हो जाए धीरे धीरे जो है ना ग्रेजुअली कम करना है, एकदम से रिड्यूस नहीं करना, धीरे धीरे करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। तो जिसके जरिए जो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम हम वापस अचीव कर चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो चुका है, अपने टारगेट तक आ चुका है, उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट का बढ़ाने का कोई बेनिफिट नहीं है, धीरे धीरे उसे कंट्रोल में लेके आके कम कर सकते हैं। और ध्यान रखना, इन सारे केसेस का हम उल्टा करते हैं जब कभी भी इकोनॉमी में डिफ्लेशन आता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट को बढ़ाया, डिफ्लेशन में इंटरेस्ट रेट कम करते हैं ताकि जो लोन लेना है लोगों को सस्ता पड़े, और जब लोन सस्ता पड़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड फिर से बढ़ेगी, जिसके जरिए जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है वो डिफ्लेशन से कहां पहुंच जाएगी? इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका उल्टा करते हैं इन केस ऑफ डिफ्लेशन। अब इस ग्राफ को समझ लेते हैं। अब इस ग्राफ में क्या है ये समझते हैं। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, R1, R2 और R0। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट जो है, देखो R1 था तो इनकम क्या थी? Y1 थी, ठीक है। R2 हुआ तो इनकम क्या थी? Y2 हुई, और जब R0 थी इनकम क्या हो गई? Y0 हो गई। यानी कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे जैसे कम हो रहा है, इनकम जो है लोगों क्या हो रही है? लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसा क्यों होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ व्यू है, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से इनकम बढ़ता है, कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से इनकम कम होती है। अब ये क्या बात कर रहे हो कि कई बार बढ़ती कई बार कम भी होती है? अरे होता है ऐसा, समझो। सुनो अब कैसे होता है वो समझते हैं। भाई जो लोग पैसे को, जो लोग लोन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, जो लोन ले काम चलाते हैं, उनके लिए फायदा कब होगा? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो? कम हो, तभी तो ज्यादा लोन ले पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से R2 हुआ, इनकम Y1 से Y2 हुई। क्यों? क्योंकि अब ज्यादा लोन ले पाएंगे, ज्यादा पैसा आएगा,
ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो गया R2 से R नोट, तो इनकम और ज्यादा बढ़ गई, Y2 से कहां पहुंच गई, Y नोट पे। यानी कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है इनकम बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि लोगों को लोन लेना क्या पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। लेकिन अब बात यह कि ऐसा कब होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ती है? वो होती है उन लोगों के लिए जो लेंडर्स होते हैं, जो पैसा उधार पे देते हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन पैसे को उधार पे लगाता है या फिर कोई पर्सन कहीं पे भी इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को, तो वो क्या सोचेगा, ज्यादा इंटरेस्ट मिले कम इंटरेस्ट मिले, ज्यादा इंटरेस्ट मिले, क्यों? क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा ज्यादा इनकम होगी। तो वही चीज यहाँ पे है, जो पैसा उधार पे लेते हैं वो सोचते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए तब उनकी इनकम बढ़ेगी, और जो पैसा उधार पे देते हैं वो सोचते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तब हमारी इनकम बढ़ेगी। ये चीज रखना, फर्क इस चीज का होता है कि वो उधार ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं। और यहाँ पे मैंने समझाया लोन की कंसेप्ट से। अब ये समझते हैं इनकम और आउटपुट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इनकम जो है, जैसे इंटरेस्ट रेट वही सेम कर्व है, इंटरेस्ट 2 से 2.5% हुआ, 2.5 से 3% हुआ, 3,000 हुआ, इनकम लगातार बढ़ती चली गई, Y1 से Y2, Y2 से Y नोट, ठीक है। तो हमने उस पॉइंट से भी समझ लिया इसको कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो इनकम फिर से क्या हो रही है, बढ़नी शुरू हो रही है। तो ये किनके लिए था? ये था हमारे भाई वो लोग जो बोरोवर्स हैं, जो पैसा उधार पे लेते हैं, ठीक है। और ये किनके लिए है? जो हमारे कौन से हैं, लेंडर्स हैं, यानी कि जो पैसा उधार पे देते हैं। तो लेंडर को फायदा जब होगा, उसकी इनकम जब बढ़ेगी जब इंटरेस्ट जितना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन बोरोवर को नुकसान होगा जब इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे, अब यहाँ पे फाइनली समझते हैं इस पॉइंट को। तो गिवन शोज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट टू एन इन्फ्लेशन, और ये जो प्रोसेस है ये चलती है किसकी? ये होती है हमारी एडजस्टमेंट टू एन इन्फ्लेशन, कि हम जो है इन्फ्लेशन को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, शॉक बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के जरिए। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो फुल्ली किसके द्वारा कंट्रोल होती है, सेंट्रल बैंक। यानी कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इसको कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। सिर्फ एक चीज को इन्फ्लुएंस करके, वो क्या है हमारा, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। और जो कि मैं काफी पूरी सीरीज में इस टॉपिक पर काफी डीप में बात करी है, ठीक है। ये नहीं कि पहली बार समझा रहा हूं मैं टॉपिक, पिछले वीडियोस में भी मैंने कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हमने एमआर कर्व को और फ्लैश कर्व को कंबाइन करके देख भी लिया। अब अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, और उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार ले, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, अब जिसको जो उतारना उतार लो, मैं हट रहा हूँ।